नमस्कार दोस्तों। आज एक ग्लोबल न्यूज आपके सामने लेकर आए हैं। वो है ग्रीन एंटार्क्टिका। ग्रीन एंटार्क्टिका की वजह क्या है, वो सारी चीजें हम समझेंगे जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखा हुआ है। ये देखिए, एज ग्रीन पैचेस स्प्रेड इन एंटार्क्टिका हियर व्हाट इज वरिंग अबाउट साइंटिस्ट। जो साइंटिस्ट हैं उसके लिए परेशान क्यों है। लेकिन इस पूरे आर्टिकल को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि जो एंटार्क्टिका की लोकेशन कहां है और उसका फिजिकल कैरेक्टर क्या है। ये हमारा प्यारा भारत पूरे अर्थ पे, इसके बिल्कुल साउथ में हम जाएंगे तो हमें साउथ पोल मिलेगा, और जिस साउथ पोल को हम बोलते हैं वो एंटार्क्टिका ही है। वो एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, बेयर रॉक है। अब इस बारे में आर्टिकल छपा हुआ कि जो इसका जो एरियाज है वो ग्रीन होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब इसका एक दूसरा मैप भी हम देख लेते हैं। ये पूरा वर्ल्ड का मैप है और इसके पूरे नीचे ये तक फैला हुआ है, इतना बड़ा है ये एंटार्क्टिका। आखिर एंटार्क्टिका की इंपॉर्टेंस क्या है, जो हमें ये इतना इंपॉर्टेंस से समझना पड़ रहा है, जो इसके लिए साइंटिस्ट हैं जो परेशान हैं कि ये ग्रीन हो रहा है तो इसके इफेक्ट क्या होंगे। इसके लिए हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस है एंटार्क्टिका की, वो ओशन करंट्स को लेकर है। ओशन करंट्स क्या होते हैं, एक रिवर लाइक स्ट्रक्चर, रिवर लाइक एरियाज होता है जो मतलब ओशंस में चलते हैं। ऐसे ऐसे रिवर चलती है एक किस्म से, मान लो। ठीक है, इसको ओशन करंट बोला जाता है। जो कोल्ड ओशन करंट का जो ओरिजिन है वो एंटार्क्टिका है, यानी एंटार्क्टिका नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो कोल्ड ओशन करंट का है। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में जो कोल्ड करंट ओरिजिन होते हैं वो एंटार्क्टिका से होते हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरी बात जो एल्बिडो है, एल्बिडो मोस्टली जो डिपेंड होती है वो आइस पर होती है। रिफ्लेक्शन, एल्बिडो क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ इंसोलेशन। जो रेडिएशन सन से आ रही है उनको दोबारा बैक भेजना, दोबारा रिफ्लेक्ट करना, वो एल्बिडो होती है। अगर ये पूरा एंटार्क्टिका व्हाइट से ग्रीन हो जाए तो एल्बिडो है वो डिक्रीज हो जाएगी, एल्बिडो डिक्रीज हो जाएगी। इंडिया एट प्रेजेंट, ओ सॉरी, अर्थ एट प्रेजेंट 65% तक रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर इसके व्हाइट होने से, इसके व्हाइट ग्रीन होने से, तो ये अगर 50% तक भी, मतलब 15% तक भी डिक्रीज हो जाता है तो वो है ना, वो इफेक्ट करेगी वो, क्योंकि उसका क्लाइमेट चेंज पर इफेक्ट दिखेगा, टेम्परेचर दिखेगा, ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट होंगी, वो सारी चीजें इफेक्ट होंगी। तीसरा जो इंपॉर्टेंस है, सीजनल विंड एंड क्लाइमेट ऑफ अर्थ। सीजनल विंड एंड क्लाइमेट ऑफ अर्थ, जो सीजनल विंड चलती हैं, रोकीज 40s 50s, सूर्यस सिकरिंग 60s, जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं, जेट स्ट्रीम्स, वो भी इफेक्ट होंगी। और क्लाइमेट ऑफ अर्थ, क्लाइमेट ऑफ अर्थ मतलब उसमें रेनफॉल भी आ जाता है। ठीक है, और वेजिटेशन भी इफेक्ट होगा। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन, जो सन की मूवमेंट के हिसाब से चेंज होती है, वो भी इफेक्ट होगी। ठीक है, ये पूरा एक वो था। उसके बाद हम समझेंगे उस पूरे आर्टिकल को, समझेंगे ग्रीन पैचेस स्प्रेड इन एंटार्क्टिका। यहां से जो समझेंगे हाउ क्विकली एंटार्क्टिका इज वार्मिंग। जो एंटार्क्टिका है वो वार्म कैसे हो रहा है। एक आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, एक इंटरनेशनल बॉडी है जो सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए काम करती है। उसके अनुसार एक डिकेड में 0.14 टू 0.18 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चेंज होता है। अगर ये टेम्परेचर बढ़ता गया तो और ज्यादा इफेक्ट, जो ग्रीन प्लांट्स है वो और ज्यादा बढ़ते जाएंगे एंटार्क्टिका पर। ठीक है, अब वो ग्रीन हुए क्या है, वो ग्रीन पैचेस हैं क्या, वो ये है मोस होमवर्क्स। ये एक तरह की बेयर रॉक पर ब्रायोफाइट है। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है सक्सेशन का। कैसे, जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें सक्सेशन एक टॉपिक है, उसमें आता है सबसे पहले आता है बेयर रॉक, उसके बाद आता है लाइकन, और तीसरे नंबर पर आता है मोस। यानी सक्सेशन का तीसरा पार्ट, 1, 2 और 3। इसके बाद तो प्लांट आना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट या फिर ग्रासेस। ठीक है, यानी जो व्हाइट रॉक थी, जो बेयर रॉक थी, वो ग्रीन होना शुरू हो चुकी है। अगर वो ग्रीन होना शुरू हो गई तो जो व्हाइट
वो जो व्हाइटनिंग थी जो अर्थ की वो इफेक्ट होगी, जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसका इफेक्ट कहां कहां दिखेगा? मोस्टली जो दिखेगा वो ओशंस में दिखेगा। दूसरा जो कोस्टल बॉडीज, कोस्टल जो कंट्रीज है वहां दिखेगा, जो सिटीज हैं वो नीचे दब जाएंगी। तीसरा एक इफेक्ट जो है, इसका इफेक्ट दिखेगा कोरल रीफ्स पर। कोरल रीफ्स की जो रिक्वायरमेंट है ना वो 200 मीटर से ऊपर मिलती है, यानी जो डेप्थ ऑफ ओशियंस है वो 200 मीटर से ऊपर मिलेंगे कोरल रीफ्स। अगर जो लेवल ऑफ वाटर है वो इंक्रीज हो गया तो ये कोरल रीफ्स वाला एरिया भी खराब हो जाएगा। जो वर्ल्ड लार्जेस्ट जो टूरिज्म बेस्ड ग्रीन टूरिज्म होता है वो भी इफेक्ट होगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट की जो स्टडी है उसमें क्या पाया गया आईपीसीसी के अनुसार, वो हम बताते हैं आपको। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इफेक्ट होगा। आईपीसीसी है क्या, पहले वो समझेंगे हम, और आईपीसीसी ने क्या रिपोर्ट जारी की है वो भी समझेंगे। आईपीसीसी एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की बॉडी है जो 1988 में बनी थी। 1988 में बनी थी। डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी ने बनाई थी, दोनों ने मिलकर बनाई थी। ठीक है, ये कब बनी? ये 1950s में बनी। ये भी एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए काम करती है, और ये भी इन्वायरमेंट के लिए काम करती है, जो 1972 में बनी थी। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर केनिया में है, हेडक्वार्टर केनिया में है और इसका यूरोप में है। ठीक है, अब इन दोनों ने मिलकर विचार किया कि क्लाइमेट चेंज के लिए ही बॉडी बनाते हैं। हालांकि ये क्लाइमेट चेंज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि जिस वजह से एक परफेक्ट बॉडी बनानी पड़ी कि जिसको वो मेजर करे कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, उसके कारण इफेक्ट क्या क्या हो रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट ये तो हम समझेंगे, लेकिन कारण क्या है, रीजंस क्या है क्लाइमेट चेंज के, आपको वैसे बता देते हैं। सीएफसीज, एचएफसीज, सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, CO2 और मीथेन, कुछ ये गैसेस हैं जो मोस्टली कंट्रीब्यूट करती हैं क्लाइमेट चेंज में, जो एल्बिडो है उसको चेंज कर देती हैं। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है, मतलब ग्रीन हाउस गैस जो है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो इंसोलेशन है वो चेंज हो जाता है, यानी आती तो है लेकिन ग्रीन हाउस गैस की वजह से वो जा नहीं पाती, वो अंदर ही रह जाती है, जिसकी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर ये माना जाए कि जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री से इंक्रीज हो जाता है तो इफेक्ट कितना होगा, और अगर 2 डिग्री से हो जाता है यानी एक पूरे आधा डिग्री में डिजास्टर लाइक सिचुएशन कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, अब आईपीसीसी ये बॉडी बोलती है कि हम 2 रिपोर्ट निकालते हैं, असेसमेंट रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट। असेसमेंट रिपोर्ट तो ये बताती है कि मैंने जो पिछली रिपोर्ट निकाली थी, जो अब रिपोर्ट निकाली है उसमें क्या इफेक्ट है, उसमें क्या चेंज आया। और स्पेशल रिपोर्ट ये बताती है अगर आप एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर जो डिफाइन किया गया, अगर आप उससे आगे जाते हो तो क्या क्या डिजास्टर लाइक सिचुएशन आ सकती है। अब जो सिचुएशन इन्होंने आउटलुक में बताई है वो है लैंडस्लाइड, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हैं, फ्लड, राइज ऑफ सी लेवल। एक जो सिचुएशन मैं आपको बता देता हूं, जो मास फिशिंग यानी यूट्रोफिकेशन एक वर्ड है, वो हद से ज्यादा लेवल में बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सीओडी दोनों की जो मात्रा है वो वाटर में एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगला है, मैंने आपको बताया था कि सक्सेशन होता क्या है, वो उसका ही बताएंगे। बेयर रॉक, लाइकन, स्मॉल एनुअल प्लांट एंड लाइकन्स, ये जो मैंने आपको बताया था यही है वो, जो ये है वो एरिया मोस। अब इससे आगे जाएगा, आईपीसीसी ने कहा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अगर ये इससे आगे जाएगा तो ये देखो ग्रासेस एंड पेरिनियल्स, ग्रासेस, श्रब्स, उसके बाद
शेड्स, टॉलरेंट ट्रीज सच एज ओक्स एंड हिकोग्रीस, ये सारा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से बोला जा रहा है कि टेम्परेचर को जो चेंज हो रहा है उसको रोको। इसका अब आईपीसीसी एक अकेली बॉडी तो है नहीं, उसके साथ दूसरी बॉडीज भी हैं जो उसके लिए काम कर रही हैं, टेम्परेचर के लिए काम कर रही हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल समिट्स, जो इन्वायरमेंटल समिट्स हैं, जो बॉडी है, वो दूसरी क्या कौन कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूं। 1992 में एक अर्थ समिट हुई ब्राजील में। उसने ये माना कि हम जो टेम्परेचर के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए एक बॉडी बनाकर काम करते हैं, वो तो क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रही है जो आईपीसीसी है, लेकिन ये जो बॉडी अर्थ समिट के दौरान बनेगी ये प्रॉपरली वर्क करने के लिए आएंगी। अर्थ समिट में 3 बॉडी आई, कौन कौन सी आई? एक तो ये आई यूएनएफसीसी आई, इसके बाद आई यूएनसीसीडी जो डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है क्योंकि जो मरुस्थल है, जो रेगिस्तान है, वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, और एक आई यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कॉम्पैक्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी, जो इसके लिए काम करेगी, बायोडाइवर्सिटी को पर काम करेगी, कैसे कैसे बायोडाइवर्सिटी को फैलाया जाए, जो चेंज हो रहे हैं उसको रोका जाए। ठीक है, अब ये बॉडी तो डेजर्टिफिकेशन और बायोडाइवर्सिटी के लिए काम करेगी, ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको रोककर उस पर काम करेगी, क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। ठीक है, अगला है इसके अंदर समिट्स होती हैं। कौन सी होती हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो हर साल होती हैं, जो 1996-95 से शुरू हो रही है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जो समिट्स हैं वो COP3 है, क्योटो प्रोटोकॉल से सबसे पहले हुई थी। उसने माना था कि हम टेम्परेचर पर काम करेंगे, क्लाइमेट के लिए इस तरह से कैसे काम करेंगे, लेकिन जो मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो समिट है इसकी, वो है COP21 पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, इसका मेन गोल था कि पूरे वर्ल्ड में हम सबको बैठाकर हम पूरे वर्ल्ड को 1.5 डिग्री तक रोक देंगे। जो टारगेट था कि 2100 सेंचुरी तक 2100। ठीक है, अगर हम यहां तक नहीं रोक पाए, अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तो उसका इफेक्ट दिखेगा। इसने पहले उसको वार्निंग में डाल दिया गया। ठीक है, लेकिन COP26 भी हुई इसके बाद, जो ब्रिटेन में हुई। ठीक है, उसने उसको और एम्फसाइज किया कि ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर हम इस तरीके से काम करते रहे तो जो ये टेम्परेचर है ये 2 से तो ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि आईपीसीसी के अनुसार जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो 2 डिग्री को पक्का क्रॉस करेगा। तीसरा लास्ट है कि COP29 जो अब नवंबर में होगी, बाको अजरबैजान में होगी। ठीक है, ये भी डिसाइड करेंगे कि क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या काम किए। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां छोड़ता हूं कि जो COP30 है वो कहां होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज का है, पेपर में एग्जाम में आता है, नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। अगला पढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं वर्ल्ड लेवल पर, और पर्टिकुलरली इंडिया उस पर क्या काम कर रहा है। सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पर समझेंगे कि इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। जो गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, उनको एकदम से रोकना होगा। दूसरा एफोरेस्टेशन उस पर काम करना होगा। इस पर ऑलरेडी काम करने गया है, जैसे ग्रेट ग्रीन वॉल। अब आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि ये कहां है। ये इंडिया में भी बन रही है और वर्ल्ड में भी बन रही है। ठीक है, तीसरा जो सॉल्यूशन हो सकता है एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में क्या क्या आता है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन पर काम करेंगे। और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? कोल और पेट्रोलियम की जो डिपेंडेंसी है उसको डिक्रीज करना होगा। ये सारे पॉइंट वर्ल्ड लेवल पर हम काम कर रहे हैं। जो मैंने आपको COP21 पेरिस एग्रीमेंट बताया, उस एग्रीमेंट में इंडिया ने और फ्रांस ने मिलकर एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया
सोलर अलायंस, जिसका गुड़गांव में हेडक्वार्टर है। और बोला कि जो ट्रॉपिक्स के अंदर, यानी ट्रॉपिक्स क्या होता है, अब मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, ये लगा लो आप ऐसे। जो 23.5 नॉर्थ और 23.5 लैटिट्यूड साउथ, जो इसके बीच की जो कंट्रीज हैं, इसके बीच की जो कंट्रीज हैं वो सारी ट्रॉपिक्स के अंदर आती हैं। उस ट्रॉपिक्स में जो कंट्रीज हैं उनके लिए एक बॉडी बनाई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। लेकिन ऐड कोई भी हो सकता है, मेंबर कोई भी बन सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली इनके लिए कहा कि आप आओ, इसमें अलायंस में जुड़ो और सोलर एनर्जी के लिए काम करो। ये एक इंडिया का कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड लेवल पर। इंडिया और भी बहुत काम कर रहा है। इंडिया जैसे काम कर रहा है, इंडिया के जो क्या क्या काम कर रहा है, बहुत सी स्कीम्स निकाली जो सोलर के लिए काम कर रही हैं, विंड के लिए काम कर रही हैं। एक सोलर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट राजस्थान में भी लगाया और तेलंगाना में भी लगा रखा है। ठीक है, ये बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया जो क्लीन एनर्जी के लिए काम कर रही है। और दूसरा, जो कोल की जो यूज है उसको कम कर रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है, जैसे यूरेनियम से रिप्लेस करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि उसको बदला जाए। दूसरा जो काम है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो COP21 में पेरिस एग्रीमेंट के अंडर आए थे। लेकिन इंडिया ने क्या किया, उसको नीति आयोग को ये प्रोजेक्ट दे दिया। नीति आयोग को प्रोजेक्ट देकर कि आप जो स्टेट्स है हमारे उनके लेवल पर कंपीट करवाओ कि जो सबसे ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करेगा उसको बेनिफिशियल मिलेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा। किस किस बेसिस में मिलेगा कि कोई फॉरेस्टेशन करवा रहा है या फिर लाइफ ऑन लैंड है, जैसे उसका एक एग्जांपल है, उस पर काम कर रहे हैं। तो उसको लेकर काम इंडिया बहुत अच्छे से शुरुआत कर रहा है उसकी, और उसका टारगेट भी उसी हिसाब से रखा है 2030। तीसरा एक काम है जो इंपॉर्टेंट है इंडिया का, वो है ग्रेट ग्रीन वॉल। मैं आपको बता देता हूं, ये अरावली जो माउंटेन है हमारी, वहां बनाई जा रही है। कहां से कहां तक है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। पूरा डेजर्टिफिकेशन जो थार डेजर्ट इस तरफ फैल रहा है ईस्ट में, उसको रोकने के लिए बनाया जा रहा है। और जो फाइनेंस कमीशन है हमारा इंडिया का, वो फाइनेंस कमीशन भी फॉरेस्ट को लेकर एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया बना रखा है कि जो ज्यादा फॉरेस्ट पर काम करेगा उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा फाइनेंस कमीशन के अंडर। ठीक है, एक जो लास्ट का जो जंक है इसका, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मना कर रही हैं कि हमने ये सब नहीं किया। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरों के ऊपर थोप रही है, कि बोल रही हैं कि आप जो एट प्रेजेंट जो पोल्यूट कर रहे हो अर्थ को, आप काम करो, हमें काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा पोल्यूशन किया है। ठीक है, वो कब किया है, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में किया है। थैंक्स टू ऑल। आज के बाद अगला जो टॉपिक आएगा वो जैसे ही इंडियन एक्सप्रेस या किसी और आर्टिकल में दिखेगा, ज्योग्राफिकल और एनवायरमेंटल कंसर्न उसमें लगेगा, मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। थैंक यू।